नमस्कार, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। मेरा नाम है अंकित त्यागी। रात के 9 बज गए हैं और इस वक्त की भी बड़ी खबर सुबह से जो आज दोपहर से सियासी हलचल महाराष्ट्र में शुरू हुई, एक जो बड़ा उलटफेर हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में। क्या शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी को अब बचा पाएंगे? उस पार्टी में दरार पड़ गई। उनके भतीजे ने ही पार्टी को तोड़फाड़ कर दिया है। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 4 साल में तीसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ अजीत पवार ने ली और अपने साथ साथ एनसीपी को एक भारी मुश्किल में उन्होंने डाल दिया है। अजीत पवार के साथ 8 और विधायकों ने, जिसमें शरद पवार के जो बहुत खास और सहयोगी जो हैं छगन भुजबल, उन्होंने भी शपथ ली। और साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल, जो कि राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शरद पवार के काफी करीबी माने जाते थे, वो भी अब अजीत पवार के साथ खड़े दिखाई पड़े। चर्चा ये भी गर्म है कि जल्द ही जब केंद्र सरकार में कैबिनेट का विस्तार होगा तो उनको भी वहां पर मौका मिलेगा। कुल मिलाकर 9 लोगों ने आज शपथ ली है और यह भी बात कही जा रही है कि कई और विधायक अजीत पवार के साथ हैं। अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद शरद पवार भी सामने आए और उन्होंने कहा कि यह कोई गुगली नहीं है, रॉबरी है, यानी कि डकैती है। साथ ही साथ अजीत पवार के इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हम ही पार्टी हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका सच सामने आ जाएगा। 5 तारीख को अब शरद पवार ने अपनी पार्टी की एक मीटिंग बुलाई है। 82 साल के शरद पवार, जो राजनीति में चाणक्य के तौर पे जाने जाते हैं कि इस तरीके की कई इससे पहले जो उनके साथ खेल करने की कोशिशें हुई उसको उन्होंने रोक दिया। अब वो क्या इस बार भी अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, अपनी साख को बचा पाएंगे? बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो गया है। शरद पवार ने अपने बेहद करीबी प्रफुल्ल पटेल पर भी वार किया। उन्होंने कहा प्रफुल्ल पटेल पर जो भरोसा था वो नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद एनसीपी नेता जयंत पाटिल, जो अभी भी शरद पवार के साथ हैं, पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ पार्टी सख्त एक्शन लेगी। अब अजीत पवार के डिप्टी मुख्यमंत्री बनने के बाद एनसीपी के 2 हिस्से हो गए। शरद पवार के समर्थकों ने अजीत पवार और उनके 8 विधायक, जिन्होंने आज शपथ ली है, उनकी तस्वीरों पर काला रंग पोत दिया। यह वहीं अजीत पवार के समर्थक भी जश्न मनाते नजर आए। तो एनसीपी में क्या हालात हैं? 2 आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक में शरद पवार की बड़ी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, उसके बाद जो बाकी नेता हैं उनकी तस्वीरें, जिसमें अजीत पवार, छगन भुजबल और बाकी नेता शामिल हैं, उनकी तस्वीरों को काला पोत दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के जो समर्थक हैं वो इस बात से खुश नजर आ रहे हैं और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं कि सरकार में एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है। मेरी नाराजगी वह किसी के पास नहीं, मगर प्रफुल्ल पटेल एंड तस्करे, ये दोनों को मैंने अपॉइंट किया था जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट की जो गाइडलाइन होती है वो छोड़कर कोई गलत कदम उठाया तो ठीक नहीं, इस पद पर रहने का उनका अधिकार नहीं है। चलिए इस वक्त सीधे चलते हैं जितेंद्र अवाज साहब के पास। शरद पवार के साथ हैं और उनको अभी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया गया है और चीफ विप जो है एनसीपी का उनको बनाया गया। अवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, कितने लोग अभी आपके साथ हैं? क्या कुछ गणना, नंबर्स क्रंचिंग कुछ शुरू हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। हमको सिर्फ मालूम है 9 जन हमारे साथ नहीं है। सर, क्या आगे का अब एक्शन रहेगा? सबसे पहले आपकी पार्टी के लिए इसको आप कितना बड़ा आघात के तौर पर देख रहे हैं? आघात तो है, लेकिन हमारे नेता शरद पवार है जो हर आघात को छाती पे लेके आगे लेके जाते हैं।
अवाज साहब, अब जो जैसे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रफुल्ल पटेल साथ में थे, छगन भुजबल साथ में थे। प्रफुल्ल पटेल के बारे में शरद पवार साहब ने खुद कहा कि उन्हें ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि प्रफुल्ल पटेल उस तरफ चले गए, उन पे काफी विश्वास था। तो क्या विश्वासघात वाली एक कहीं फीलिंग है आप लोगों को? देखो, ऐसा है, पवार साहब को दुख तो होगा। जिनको 25-25 साल सत्ता में रखा, जिंदगी में जो कुछ है सब दिया, हाथ से निकाल के दिया, खीसे से निकाल के दिया, जब ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं, जो आदमी में इंसानियत है, सहृदयता है, उस आदमी को दुख तो होता है। और पवार साहब शायद राजनीति में हो, लेकिन दिल का तो इंसान है ही। अवाज साहब, इससे पहले भी कई मुश्किलें देखने को मिली थी। 2019 में भी इस तरीके की एक घटना हुई थी। उसके बाद शरद पवार साहब पार्टी को पूरी तरीके से एकजुट करने में सफल हुए थे। आपको लगता है कि वैसा दोबारा हो पाएगा? देखो, आज मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। शरद पवार जब से कल एक बार यशवंतराव जी चौहान का दर्शन ले लेंगे, उसके बाद उनमें जो ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा मालूम नहीं क्या जादू कर देगी महाराष्ट्र पे। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपको विप बनाया गया है। और जिस तरीके से हमने देखा कि जब शिवसेना में दो फाड़ हुए थे तो विप को लेकर बड़ा एक अहम रोल था। अब आपका आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है सर? मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। जो मुझे आदेश मिलेगा, कानूनी जो मुझे आदेश मिलेगा, उसके तहत काम होगा। सर, कोई लीगल स्ट्रैटेजी आप लोग क्या कोर्ट जाएंगे इसको लेकर? तय नहीं हुआ, आज रात में तय होके कल सुबह इंफॉर्मेशन मिलेगी। अवाज साहब, मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि बार बार अब ये बात उठ रही है, जैसे आपका नाम आगे बढ़ाया गया है जो पार्टी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसके लिए, लेकिन अभी क्योंकि नंबर्स का कुछ पता नहीं है कि आप लोगों के साथ कितने हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि सारे के सारे लोग, 40 से ऊपर लोग हमारे साथ हैं। तो क्या एनसीपी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मिल पाएगा? देखो, इट्स अ मैटर ऑफ just count the days, na? Let's see when the number games come up. If we don't have the numbers, then I am not the leader of opposition. कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे से आप लोगों की कुछ बात हुई? आपके साथ हैं वो पूरे तरीके से? इस तरीके से हमारे साथ है। क्या आपको लगता है सर ये एमबीए के लिए बड़ा झटका है जो अजीत पवार उधर चले गए? देखो, ऐसा है कि मुझे ये झटका नहीं मानता हूं मैं, कि लोगों को पता भी चलता है कि इनकी नीयत कैसी है, और आगे फिर रणनीति लोग तय करते हैं। अवाज साहब, अजीत पवार साहब जब पहले गए थे उसके बाद वापस उन्हें पार्टी में आने का मौका मिला था। क्या इस बार भी अगर आप लोग ज्यादा नंबर्स ला पाते हैं तो क्या अजीत पवार के लिए दरवाजे अभी भी खुले होंगे? देखो, राष्ट्रवादी के दरवाजे के तो हर एक के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। ये कोई ऑटोक्रेटिक पार्टी है नहीं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, और डेमोक्रेसी का मतलब ही है। सर, आपको लगता है कि कहीं सुप्रिया सुले जी को जब वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया उसके बाद अजीत पवार ने कदम उठाया, या आपको लगता है पहले से ही तैयारी थी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनको राष्ट्रीय राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। जी अवाज साहब, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। अब आगे पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जैसे हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना जब टूटी थी तो शिंदे साहब की पार्टी को शिवसेना घोषित किया, उनको सिंबल भी दिया। क्या सिंबल बचाना आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? ऐसा है कि उसके बाद जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि लेजिस्लेचर पार्टी कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल पार्टी। तो बहुत सारी स्पष्टता उस निकाल ने दी है, उस जजमेंट ने दी है। उस जजमेंट के तहत हम आगे बढ़ेंगे। अभी सर, जो 9 लोगों ने शपथ ली है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी क्या आप लोग पिटीशन करेंगे? अभी अब शरद पवार जी बताएंगे रात को क्या करना है। कल सुबह तो शुरू होगा, संडे है ना। अवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी अपनी पार्टी की तरफ से हमें देने के लिए। अवाज, जितेंद्र अवाज जो एमएलए हैं, साथ रहे हैं शरद पवार के, अभी भी बताया उन्होंने कि वो उनके साथ हैं। कहा कि जरूर ये हमारे लिए झटका है, लेकिन इससे डरेंगे नहीं। आगे अभी जो तय है, रणनीति जो है वो तय होने वाली है। आज रात को रणनीति तय होगी और 5 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई है। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार सुबह से इस पूरे डेवलपमेंट पे, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए। सुनील, जितेंद्र अवाज को तो हम सुन रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा अभी जो सस्पेंस है वो इस बात पर है कि किसके पास कितने नंबर हैं।
जब जयंत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी ये नहीं बताया कि उनके साथ कितने लोग हैं, जितेंद्र आवाज ने भी ये नहीं बताया उनके साथ कितने लोग हैं, और अजीत पवार ने भी ये नहीं कहा कि उनके साथ कितने लोग हैं। बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ा रहस्य है और इसी पर से पर्दा कब उठता है वो देखना होगा। फिलहाल जब जयंत पाटिल बात कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या सभी पे कार्रवाई होगी या सभी वापस आ रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि जो 9 लोग हैं उन्होंने पार्टी लाइन को तोड़ा है, वो जो उन्होंने शपथ ली है, तो वो उनकी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो फ़ोन करके कह रहे हैं या उनके लिए आने के दरवाजे खुले हैं। अजीत पवार से जब हम लोगों ने ये सवाल किया था कि आपके साथ कितने विधायक हैं, तब उन्होंने कहा कि सभी हम मेरे साथ हैं, पार्टी भी मेरे साथ है, लेकिन उन्होंने संख्या बल नहीं बताया था। तो साफ तौर पर इस पर एक रहस्य बना हुआ है। सुबह जरूर आया कि 54 में से 30 के करीब अजीत पवार के साथ है और वहाँ बहुत सारे ऐसे विधायक दिखे भी, मौजूद भी थे राजभवन में। लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि अजीत पवार के घर पे जो देवगिरी बंगला है, वहाँ पर विधायकों की मीटिंग थी, कुछ जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया था और वहाँ पर जो मौजूद विधायक थे जो बाद में राजभवन गए, उन्होंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था, वहाँ पर उनका हस्ताक्षर ले लिया गया एक कागज़ पे, उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। अब याद कीजिए कि साल 2019 में भी बिल्कुल यही स्थिति थी कि जब एक लिस्ट लेकर अजीत पवार चले गए थे और पता चला थे उनके साथ 10 से 12 लोग ही थे, और जब फिर यही बात आई थी और उसी दिन एक दिन के अंदर ही शरद पवार ने सभी को फ़ोन करके एक एक करके वापस बुला लिया था और अजीत पवार की वो बगावत उस दौरान फेल हो गई थी। ये कुछ दिन पहले रहस्य उद्घाटन किया देवेंद्र फडणवीस ने कि उसमें हालांकि शरद पवार पहले शामिल थे, लेकिन 4 दिन के पहले उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, ये उन्होंने कहा था। तो अब इसमें भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या कहीं इसमें शरद पवार शामिल हैं, क्योंकि जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो शरद पवार के बेहद करीबी हैं, छगन भुजबल बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका इस यहाँ पर मौजूद होना, शपथ ग्रहण के दौरान प्रफुल्ल पटेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मौजूद होना एक बड़ा एक संकेत जाता है। लेकिन क्या वाकई में इस बार फिर से जो अजीत पवार हैं वो झटका खाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बार का वो झटका खा चुके हैं। कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन इस बार की स्थिति जिस तरह से फिर शरद पवार ने अपना तेवर अपनाया है, तो लगता नहीं है कि अजीत पवार के लिए इतना आसान इस बार भी होगा। दूसरी बात, बीजेपी जो एक बार झटका खा चुकी है, अजीत पवार को साथ में लेकर फिर वो चले गए थे, तो इस बार क्या उसने सब कुछ पुख्ता कर लिया था या नहीं कर लिया था? बीजेपी एक बार झटका खाती है तो दूसरी बार झटका खाने में भरोसा नहीं रखती है, इसके लिए उसने तो अपना सब कुछ जरूर उपाय योजना कर ली होगी, ऐसा मानकर चला जा रहा है। यानी कि अभी भी जो इस पूरी जो घटनाक्रम है या पूरा जो नाटक जो महाराष्ट्र में इस समय राजनीति का हो रहा है, उसका जो आखिरी अध्याय है वो लिखा जाना बाकी है। शरद पवार ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट करी है कि जनता के बीच में जाऊंगा, पार्टी को दोबारा बनाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि असली एनसीपी कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और जिस जानकारी हमें देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त विजय चोरमारे साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं एनसीपी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। सबसे पहले चोरमारे साहब, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं और ये बात समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा अभी द्वंद चल रहा है कि नंबर्स किसके पास हैं। 5 तारीख को एक बार फिर से शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर में उन्होंने मीटिंग बुलाई है, वहां बैठेंगे, तो क्या ये एक बार फिर से 2019 दोबारा से होने वाला है, या सभी ने, चाहे वो अजीत पवार हो, बीजेपी हो या शरद पवार, उन्होंने उस पूरे घटनाक्रम से कुछ नया सीखा इस बार? चलिए, मुझे अभी बताया गया है कि चोरमारे साहब का कनेक्शन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था वो अभी कट गया है। कोशिश करते हैं उनसे दोबारा उनके पास जाने की। शिवम, मैं आपके पास आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि जही आपके पास जब पूरे नंबर्स थे, मेजॉरिटी थी, तो अजीत पवार साहब को लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए अंकित जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स पूरे थे, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री की सोच से जुड़कर कोई आगे चलना चाहता है तो उसका स्वागत है, उसमें कोई भी हो सकता है। अगर अजीत पवार जी को उधर कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही थी, अगर उनको लग रहा था कि लगातार चीजें खराब होती जा रही हैं, अगर उनको राहुल गांधी का एक तरीके से प्रोजेक्ट करना एज अ प्राइम मिनिस्टर जो पटना की रैली में हुआ, उनको शायद वो पसंद नहीं आया, या फिर इस बारे में उन्होंने लगातार बात की शरद पवार जी से और उनसे कहा भी कि भाई आप इसको लीड कीजिए, हम आपके साथ हैं, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुझे लगता है वो तो उनकी पार्टी के बीच की परेशानी थी, उनकी दिक्कत थी।
अगर वहां से छिटक कर कुछ लोग इधर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, विकासवाद राजनीति के साथ चलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है स्वागत है। इसमें तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एनसीपी की जरूर अपने आप में बात है। अब एनसीपी कहना भी मुझे लगता है शरद पवार जी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि रीजन है, पार्टी किसी की बपौती तो होती नहीं। अब नेता प्रतिपक्ष भी इधर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इधर हैं, चीफ व्हिप भी इधर हैं, फाउंडिंग मेंबर भी इधर हैं, तो जाहिर है पार्टी भी इधर है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोकतंत्र में रहते हैं। खैर, उसका फैसला कोर्ट में होगा। और कहीं ना कहीं एक बयान जो आपने मुझे बताया शरद पवार जी का कि जनता के बीच में जाऊंगा और वो तय करेंगे कि एनसीपी किसकी है, इससे तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वो हार है उनकी। पहले वो मान चुके हैं इस बात को। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रहे हैं जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र में तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जो एनडीए की सरकार चल रही है, वो और मजबूत हो जाए, लेकिन आपको लगता नहीं प्रधानमंत्री जी को खुद ही परेशानी में डाल दिया आप लोगों ने? परसों भी प्रधानमंत्री जी की जब रैली थी, तो प्रधानमंत्री जी की रैली में जब उन्होंने स्कैम गिनाने शुरू करे, तो उन्होंने सिंचाई स्कैम गिनाया, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक स्कैम गिनाया। वो शायद आप लोग भूल गए कि उसमें दोनों में जो एक्यूज्ड हैं वो अजीत पवार साहब हैं, तो अब उनके साथ आप सरकार भी चलाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की चीजों को भूल जाए इतनी जल्दी, ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। हर चीज पर कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ होगा और मामला बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी के कोई साथ हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई हो, कोई भी अगर घोटाले में है, उस पर वो प्रक्रियाएं हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। एजेंसीज अपना काम करेंगी जैसे लगातार करती आई है। कर्नाटक में भी एक ऐसा मसला आपने देखा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके बेटे को ही गिरफ्तार किया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन पर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी ना पहले बदली थी ना आज बदली है। अपने जो पुराने स्टैंड्स और एजेंडाज हैं उन पर ना पहले बदली थी, ना आज बदली है और ना आगे बदली। तो मतलब अगर किसी के खिलाफ जांच चल रही है, लगातार आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नाम लेके उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें उनके साथ काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर करप्शन पे आपकी मुहिम चलती रहेगी? अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, विकासवादी राजनीति के साथ जुड़ना चाहता है, उनका स्वागत है। लेकिन इसमें करप्शन को लेकर कोई हमारी जो जीरो टॉलरेंस है उस पर कोई चेंज हो जाए, वो स्टांस बदल जाए, वैसा नहीं। ये भी बड़ा कमाल की जीरो टॉलरेंस है कि 2 दिन पहले तक जिन लोगों का नाम ले लेकर उनके स्कैम गिनाए जा रहे थे, अब वो उनके साथ डेप्यूटी मुख्यमंत्री बना दिए गए। खैर, मैं सीधे बृजमोहन जी आपके पास आना चाहता हूं। चाहे शरद पवार जी के साथ जो हुआ है या आपकी पार्टी के साथ जो अब हुआ है, अब बीजेपी कैसे इसको डिफेंड करेगी वो उनको देखना है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो जो शरद पवार की चाणक्य वाली छवि कि वो किसी भी मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं उसको, और ऑपोजिशन यूनिटी में वो जो रोल प्ले कर रहे हैं, शायद उसमें भी उनका कद घट गया है। नहीं, मैं सोचता हूं कि मैं आपकी इस आंकलन से सहमत नहीं हूं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि जाने से यह भी स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली एक पार्टी थी देश में, और जिसके पीछे अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैं किसी भी एक भ्रष्टाचारी को रहने नहीं दूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो उनका मतलब सीधा यह था कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं रहने दूंगा, सबों को अपने साथ पार्टी में लेकर आ जाऊंगा। वो सब बीजेपी का चेहरा। बृजमोहन जी एक मिनट बृजमोहन जी सर, एक सेकेंड। तो क्या आप मान रहे हैं कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे? तो कल तक वो आपके साथ ही थे। तो उन्होंने खुद ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, तो आप ही तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को रहने नहीं दूंगा, वो हमारी पार्टी में चलेगा, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं अजीत पवार भ्रष्टाचारी? अंकित जी, अभी आपने शिवम भाई से पूछा था कि उनके ऊपर आरोप लगा था 70,000 करोड़ का, आप ही ने पूछा और आप भूल गए। क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो बिल्कुल पूछा, पर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लूंगा, तो आप मान रहे हैं क्या कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वही मैं याद दिला रहा हूं पूरे देश को आपके माध्यम से। जी, प्रधानमंत्री जी ने 2 रोज पहले बोला कि सारे मैं भ्रष्टाचारियों को ठीक कर दूंगा, रहने नहीं दूंगा। तो उसका सीधा मतलब यह था कि मैं कहीं और नहीं रहने दूंगा, सबों को मेरी पार्टी में लेकर आऊंगा, और फिर उसके बाद मौज मस्ती जो चलती है। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, 2 चीजें, एक पार्टी और एक लेजिस्लेचर है। पार्टी पूरी तौर से आदरणीय शरद पवार जी हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई हेराफेरी नहीं होना, कोई बदलाव नहीं होना। मैंने राष्ट्रीय सचिव के नाते हमारी जितनी भी प्रदेश की इकाइयां हैं उनके सारे अध्यक्षों से मैंने बातचीत की है। सारे लोग पूरी ताकत के साथ आदरणीय शरद पवार जी के साथ हैं, और हम सब लोग मिलकर पूरी शक्ति से विजय चोरमारे साहब, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं, अगर इसको दिल्ली में बैठ के अगर इसको देखा जाए कि इसका असर बड़े तौर पर क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र की राजनीति में जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा असर है। क्या अब यह माना जाए कि एक बार फिर से जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसकी 2 धुरी जो हैं वो अब नेशनल पार्टी बन जाएंगी? बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है, वो लीड करेगी,
और अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस का कद काफी बढ़ गया है। वो इकलौती ऐसी पार्टी बची है ऑपोजिशन में जिसमें टूट फूट नहीं हुई है। एनसीपी में भी टूट हुई है और शिवसेना में भी टूट हुई है। हाँ अंकित जी सही है, कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी है। मुझे लगता है आगे जाके महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो कांग्रेस के पास आ सकता है, क्योंकि अब एनसीपी के बहुत सारे विधायक जब इस सरकार के साथ गए हैं और शिवसेना के सरकार साथ भी गए हैं और उद्धव ठाकरे गुट के पास भी ज्यादा विधायक नहीं रहे, तो मुझे लगता है 36 मेंबर विधायक वाली कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो उस कांग्रेस पार्टी के पास आगे चल के जाएगा। मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार इस पूरे घटनाक्रम पे नजर रखे हुए हैं। कुछ देर पहले एनसीपी के ऑफिस में थे आप सोहित, तब लगातार बड़ा वहां पर माहौल एक बनाने की कोशिश हो रही थी, उनके शरद पवार के पक्ष में नारे भी लग रहे थे। अभी क्या हालात है और आगे की रणनीति क्या है? जितेंद्र आबाद से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे आज रात को बात करेंगे शरद पवार से और फिर तय करेंगे कि क्या करना है कल। जी बिल्कुल, देखिए जहां पर अंकित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहीं पर मैं मौजूद हूं। ये एनसीपी मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर है और पहली मंजिल पर अभी भी एक बैठक चल रही है जहां पर सुप्रिया सुले जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ ही जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। अनिल देशमुख मौजूद हैं जिन्होंने आज सुबह ही साफ किया कि वो शरद पवार के साथ रहने वाले हैं। साथ ही साथ जितेंद्र आवाड़ भी ऊपर बैठे हुए हैं, उनका भी यही कहना है। उन्हें अभी मुख्य प्रतोद भी बनाया गया है और साथ ही साथ विरोधी पक्ष नेता भी बनाया गया है महाराष्ट्र में। तो एक रणनीति बनी जा रही है। उनका यह कहना है, जब हम मिल भी रहे हैं ऑफ कैमरा, उनका कहना है कि अभी भी अधिकांश विधायक शरद पवार के साथ हैं, इसीलिए अब तक अजित पवार ने कोई संख्या का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि अगर उनके पास नंबर होते या आंकड़ा होता, जिस तरह से एकनाथ शिंदे गए थे, उन्होंने पहले दिन कहा हमारे पास 40 विधायक है, फिर दूसरे दिन कहा हमारे पास 50 विधायक हैं और किस तरह से चीजें हुई, लेकिन अजित पवार ये करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इनका ये मानना है कि उनके पास आंकड़ा नहीं है और इसलिए ऊपर अब एक तरफ रणनीति बन रही है, दूसरी तरफ वो विधायकों से भी बातचीत कर रहे हैं। कल शरद पवार सातारा से उनकी शुरुआत करने वाले हैं और वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। अभी जो अंकित एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस सबसे ताकतवर है, 4 दिन पुरानी बात है, 3-4 दिन पुरानी बात है। हम देवगिरी बंगला जो है जहां पर अजित पवार है मुंबई में, जहां पर रहते हैं, विरोधी पक्ष नेता का बंगला है, वहां पर हम मौजूद थे। हमें एक जानकारी थी कि वहां पर विपक्ष की बैठक होने वाली है। विपक्ष की तो बैठक नहीं हुई अंकित, लेकिन कांग्रेस के एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के नेता वहां पर थे। वो महाराष्ट्र के विधायक हैं, अभी भी कांग्रेस से नेता हैं बड़े, और वो लगभग 1.5 घंटे तक अजित पवार से मुलाकात किए हैं। 3-4 दिन पुरानी ये बात है। उन पर भी कई सारे आरोप लगे हैं, उन्हें लेकर भी पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो स्विच करेंगे। तो ऐसे में फिलहाल शिवसेना और एनसीपी को टारगेट बनाए जाने के बाद सवाल यह है कि क्या तीसरी टारगेट पर यहाँ पर कांग्रेस है, क्योंकि उनके विधायक भी लगभग 2-3 दिन पहले, जो मैं अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूँ, कि वो खुद 1 से 1.5 घंटे तक अजित पवार के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो शायद ये पिक्चर खत्म हुआ है या नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। बहरहाल जो स्ट्रैटेजीज बनाने का काम है वो लगातार हर एक पार्टी की ओर से की जा रही है। जैसे सोहित बता रहे हैं कि अगर ऐसा कांग्रेस में भी हो जाता है तो महाराष्ट्र बिल्कुल नागालैंड की तरह एक ऐसा दूसरा राज्य बन जाएगा जो ऑपोजिशन मुक्त राज्य नजर आएगा, अगर इस तरह की घटनाक्रम चलते रहे महाराष्ट्र के अंदर। तो सोहित बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त और ये सब जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। तेज गति से जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति बदल रही है उस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान साहब जुड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से खड़ी हुई है, इकलौती फिलहाल अपोजिशन में आपकी पार्टी बची है जिसमें भी टूट नहीं हुई है, आप एनसीपी में जो हुआ है उसे किस तरीके से देखते हैं? बोले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका अंदेशा था, क्योंकि देखिए कोई किसी हालत में भाजपा
एमवीए की पूरी तीनों पार्टियों की पूरी ताकत के साथ लड़ना नहीं चाहती थी। असंभव था, क्योंकि बुरी तरह से पिट जाते। हमारे स्थानिक इकाइयों के चुनाव 1.5 साल से प्रलंबित है। शिंदे फडणवीस सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि हमारे सामने वो चुनाव लड़ने की कोशिश करें। तो ये तो चल रहा था बहुत दिनों से कि कहीं ना कहीं एमवीए को तोड़ेंगे। पहले शिवसेना को तोड़ा, अभी भी शिवसेना के जो बचे हुए लोग उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। और दूसरी तरफ परसों आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने भोपाल की अपनी मीटिंग में ठेठ आरोप किया एनसीपी पर कि एनसीपी एक बहुत भ्रष्ट पार्टी है। उन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाले की बात की, उन्होंने सिंचन घोटाले की बात की, उन्होंने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले की बात की, और शरद पवार जी का नाम लिया, सुप्रिया सुले जी का नाम लिया। तो 2 दिन पहले अगर प्रधानमंत्री भोपाल के अपनी कार्यकर्ताओं की सभा में ठेठ अगर आरोप लगा रहे हैं एनसीपी पे, तो इससे एक मैसेज जाता है कि भाई एनसीपी का कोई बचेगा नहीं। जो भी लोग एनसीपी के छोड़ के गए और मंत्री बने, उनके सभी के खिलाफ करीब करीब कोई ना कोई ईडी की कार्रवाई चली हुई है। भुजबल साहब तो 2 साल 2.5 साल जेल में रह के आए हैं महाराष्ट्र सदन घोटाले में। उधर सिंचन जो इरिगेशन स्कैम था उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। सबके खिलाफ मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है। और ये भी मैंने सुना था कि ये सब लोग पवार साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा और बहुत दिन एनसीपी में रहना मुश्किल है, हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घर वालों के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, अभी शायद जेल जाना पड़ सकता है। इस बातें ये चल रही थी आम बात थी। लेकिन अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो क्या उप मुख्यमंत्री पद के पद पे वो सेटिस्फाइड है? मैं समझता हूं नहीं। क्योंकि अभी देखिए दूसरी बात, एक और एंगल चल रहा है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसका फैसला 10 अगस्त से पहले आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पास है, और उसमें वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री पद रिक्त हो जाएगा। तो क्या उस पद का आश्वासन अजीत पवार को मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने दिया है कि जब वो पद खाली होगा तब आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। पर चौहान साहब, आपको लगता है कि इससे शरद पवार की जो छवि है, ताकत है, उस पर जरूर असर पड़ा है? जो एक ऑपोजिशन को साथ लाने में भी उनकी एक बड़ी भूमिका है, उस पर भी असर पड़ेगा? अपनी पार्टी खुद नहीं अभी बचा पाए, फिर ऑपोजिशन के जब साथ बैठेंगे तो इन सब चीजों पे आपको लगता है कि उस पर असर पड़ेगा? देखिए, अपोजिशन में कौन कितना बड़ा है इसका सवाल नहीं है। जो भी मोदी के खिलाफ है उसको हम साथ लेके चलने वाले हैं। वैसे भी जब पार्टी टूटने से पहले भी उनके मात्र 6-7 सांसद थे, बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन एक सीनियर नेता थे, सबको मिलाने में उनकी भूमिका थी जो अभी भी रहेगी। लेकिन देखिए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल से वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। मेरे क्षेत्र में कल सुबह आ रहे हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। और उन्होंने कहा कि कई बार मैंने ऐसी हालत को झेला है और पार्टी 0 से मैंने ऊपर खड़ी की है, अब की बार भी मैं करूंगा। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन ये झटका तो जरूर लगा है। कोई कहेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो गलत बात होगी, क्योंकि कम से कम 30-35 जो भी विधायक है जो हमारे साथ थे वो हमारे खिलाफ आज प्रचार करेंगे। तो ये लड़ाई तो होगी, एनसीपी की लड़ाई नहीं है, हमारी सबकी लड़ाई है। चौहान साहब, आपको लगता है इससे, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को फिलहाल काफी फायदा हुआ है? अगर देखा जाए एमवीए में आप बड़े घटक दल हैं, अब आपका चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, आपका स्टेक बढ़ जाएगा नंबर ऑफ सीट्स पर। नहीं, देखिए, मैं इस तरह से नहीं देखता। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को हराना है। जो भी हमारे साथ आएगा उसको ले चलेंगे। कई लोगों को हमसे दूर रखने की कोशिश की जा रही है, जैसे केसीआर है, चंद्रशेखर राव जी है, जैसे हमारे महाराष्ट्र की वंचित आघाड़ी है, जैसे उड़ीसा वाले हैं, आंध्रा वाले हैं। अभी पता नहीं, सुना है कि शायद पंजाब का अकाली दल भी शायद कुछ करेगा। तो उनकी कोशिश चलिए कि हमारा जो व्यापक पॉलिटिकल अलायंस बन रहा है, ब्रॉड बेस्ड अलायंस बन रहा है, 17-18 पार्टी बनी है, उसको और बढ़ाना बने और उसमें कहीं वोट बांटने का काम करे। अब देखिए, चंद्रशेखर राव ने इतनी जबरदस्त कैंपेन महाराष्ट्र में खड़ी की, क्या मतलब है महाराष्ट्र से? कौन पैसे लगा रहा है? उनकी इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पोस्टर लगा रहे हैं, कौन लगा रहे हैं? ये साफ बात है कि नरेंद्र मोदी जी जहां वोट बांटने का, वोट कटवा जिससे बोलते हैं, वोट काटने का काम जो भी कर सकेगा उसको वो मदद करेंगे, फाइनेंशियल मदद करेंगे, सब तरह की करेंगे। और दूसरी तरफ ईडी है। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए एक अवसर है अपने आप को और मजबूत करने का, ग्राउंड लेवल पे भी महाराष्ट्र में और नेशनल लेवल पे भी? एक मौके के तौर पर इसको देखा जाए, जब क्षेत्रीय पार्टी वीक हो रही हैं तो जो लड़ाई है वो नेशनल पार्टीज के बीच में खड़ी हुई है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इसमें लीड होगी। नहीं, देखिए, ये जहां तक की विचारधारा की लड़ाई है उसमें कांग्रेस हमेशा अग्रणी रहेगी।
और कांग्रेस हमेशा विचारधारा की लड़ाई लेकर चल रही है। हमारी चाहे स्ट्रेंथ ज्यादा हो कम हो, लेकिन हम लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ रहे और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को अपने साथ रख सकते हैं, वो रखना अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसलिए एनसीपी का बंटवारा होना कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि वो फिर से अपनी पार्टी इकट्ठा करें, सब एमएलए को साथ लाएं ताकि वो ताकत से बीजेपी का मुकाबला कर सके। लेकिन ये अल्टीमेटली ये लड़ाई तो एनसीपी को लड़नी पड़ेगी। जहां हमारी मदद आवश्यक होगी अब जरूर उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सर मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में तो ऐसी कोई हालात नहीं पैदा हो रहे, कोई फूट के चांसेस आपको डर है इस बात का कि जो एनसीपी और शिवसेना के साथ हुआ वो कांग्रेस के साथ भी हो सकता है, या कॉन्फिडेंट है? देखिए ये भ्रम तो फैलाया जा रहा है, लेकिन अब देखिए हमारे 45 विधायक हैं। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के परे हमको रहना है तो 30 लोगों को पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं मानता मैं। कोशिश तो चल रही है, अफवाहें चल रही है कि अब अगली बारी कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कर्नाटक की जीत के बाद, राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद और एक अपोजिशन यूनिटी का जो माहौल बन रहा है उसके चलते अब मैं कोई नहीं समझता कि कोई कांग्रेस पार्टी छोड़कर कोई करेगा, लेकिन हमें सावध रहना पड़ेगा। चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और कांग्रेस पार्टी का पक्ष इस पूरे जो राजनीतिक घटनाक्रम पर रखने के लिए, इस वक्त एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज के जो घटनाक्रम पूरा हुआ है उस पर कहा कि किसी कर्मठ नेता का जो को बनाया जाता है तो ऐसा ही होता है, जब उसको दबाया जाएगा, यानी कि अजीत पवार पे कह रहे थे जब उसको दबाया जाएगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन अब बात यह भी उठने लगी है कि क्या एकनाथ शिंदे साहब इस पूरे घटनाक्रम से वाकई खुश हैं? अजीत पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजोरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजीत दादा एक विकास काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता, जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है, उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा है कि आज की जो घटना है ये कोई भूकंप नहीं है। इसका आशंका जो थी हमेशा से और शरद पवार को भी थी और एमबीए के घटक दलों को भी थी। उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं। ऐसे कि मैं उसको भूकंप नहीं मानता हूं। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट दिया है। और मैं और एक बात कहता हूं, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा।